प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग माधव निदान पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम लोग वात व्याधियां सब अलग अलग प्रकार के देख रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग वात कंटक यह हम लोग देखेंगे। कैल्केनियस पर जो रहता है तो उसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। मैं पहले थोड़ा पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा कि आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। ये आजकल कैसे है कि केवल एक श्लोक पढ़ के और फिर आगे बढ़ना ऐसा नहीं है। डिस्कशन होना चाहिए कि आप लोग भी अपने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करिए। क्योंकि अनुभव जो रहता है ना वो आपको कोई कॉलेज में ये सब नहीं मिलेगा। हर वैद्य के क्लिनिक में जो अनुभव रहता है वही सर्वश्रेष्ठ रहता है, मतलब वही चीज सिखाता है। तो वात कंटक आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। वात कंटक के लक्षण श्लोक नंबर 61 देखिए। इसमें क्या बताया है कि रुक पादे विषमन्यस्ते शमाद्वा जायते यदा वातेन गुल्फम आश्रित्य तमाहु वात कंटकम। मतलब ऊंचे नीचे स्थान में पैर रखने से अथवा श्रम करने से वायु कुपित होकर गुल्फ गट्टे में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। इसे वात कंटक कहते हैं। अन्य ग्रंथों में इसी को खुडकवान और लोक में मोचाना कहते हैं। इस पर और भी बताया है कि निम्नोक्त भूमि पर पांव फिसल जाना, मतलब जब पांव फिसल जाता है, अति प्रमाण में पैदल चलना, जो लोग बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अति श्रम आदि कारणों से प्रकोपित हुआ वायु गुल्फ संधि में आश्रित होके वहां शोथ और शूल उत्पन्न करता है। इस प्रकार के रोग को वात कंटक कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे मोच आना भी कहते हैं। और इसमें चलने में बहुत कष्ट होते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं यह अत्यंत आशुकारी व्याधि है। अच्छा, इसको मोच आना कहते हैं। और वाग्भट ने वात कंटक व्याधि में गुल्फ संधि के साथ पाद स्थित अन्य संधियों की विकृति भी मानी है। अत्यंत सूक्ष्म एवं थोड़ी सी चिकित्सा से ठीक होने वाला यह रोग है। वात कंटक यह व्याधि केवल गुल्फ प्रदेश में होता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। फिर भी शरीर में अन्यत्र कहीं भी चमक आना, मोच आना, ऐसे लक्षण मिलते हैं तो उसे वात कंटक कहना योग्य होगा। जैसे कमर में वात कंटक, मन्या भाग में वात कंटक आदि। यदि वात कंटक के पहले कोई शरीर अवयव का नाम ना हो तो गुल्फ प्रदेश में ग्रहित होता है। और मेन क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ऐसे मोच आ जाते हैं। तो मोच आने को ही वात कंटक बोलते हैं। और चिकित्सा में लेप ये महत्वपूर्ण चिकित्सा है। लेप गुटी या फिटकिरी, दारू हरिद्रा, रक्त चंदन, आम्र हरिद्रा का लेप लाभदायी होता है। लेप जो जब भी लगाते हैं तो यह कोष्ण होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। उसी तरह से ताप स्वेद या अवगाह स्वेद भी उपयुक्त है। और मेडिसिन में बता रहे हैं कि त्रिफला गुग्गुल महावात विध्वंसक रस बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अब इसी की टीका पढ़ेंगे। टीका में क्या बोला है, मधुकोश टीकाकार क्या बोलते हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। वात कंटक क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो आज मेरा भी कंफ्यूजन हुआ, दूर हुआ कि यह मोच आने को बोलते हैं। इसमें टीकाकार बोलते हैं कि वात कंटकम महारुग इत्यादि यदा विषम पाद न्यास कुपितः शम कुपितो वा वायु गुल्फे वेदना जनयति तम वात कंटक मित्यायु अयमेवान्यत्र खुडक वात इत्युक्तः। वात कंटक के लक्षण कहते हैं कि रुग इत्यादि विषम पाद न्यास कुपिता, अर्थात पांवों के टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाने से अथवा निरंतर पांवों के भार खड़े रहने से कुपित व वायु गुल्फ थकने में वेदना उत्पन्न कर देता है, इसे वात कंटक कहते हैं। और शास्त्रांतर में खुड़कावात भी कहते हैं। पाँव में अचानक नीचे ऊपर व टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाने से टखने की कंडरा अचानक खिंच जाती है। गुल्फ की जो कंडरा रहती है वो अचानक खिंच जाती है बहुत ज्यादा। अथवा निरंतर चिरकाल तक खड़े रहने से ठकने की कंडरा बोझ के कारण थक कर सूज जाती है, जिसके कारण ठकने में अत्यंत पीड़ा होती है। मनुष्य चल भी नहीं सकता है और ठकना सूज जाता है। इस रोग को वात कंटक बोलते हैं। साधारण बोलचाल में मोच आना कहते हैं। तो आप लोग कुछ बताइए। मैं एक मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। आकांक्षा मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मोच आ गई है पैरों में, बहुत ज्यादा प्रणाम पेन? सर। हाँ जी, बताइए। सर पेशेंट तो बहुत कम ऐसे मिलते हैं, लेकिन घर में हम लोग अधिकतर ये कंडीशंस फेस करने के लिए मिलती हैं कि रेगुलर ही
कभी किसी को ऐसा हो गया फैमिली मेंबर्स में या कभी, तो ये ऐसे हमेशा देखने के लिए मिलता है सर। सर इसमें जैसे बताया है कि इसमें जैसे मोच आना इसमें बताया जाता है, तो एडी में खास तौर से वहां पे, क्योंकि चलने फिरने में कभी ऐसे कभी जाया जाता है, और खास तौर से यहाँ पे जब ये कुंभ की यात्रा होती है ना, तो बहुत भीड़ होती है। तो जब लोग काफी चलते हैं ना, तो ऐसे जब पर्टिकुलरली वहां पे जब कैंप्स लगते हैं हम लोगों के, तो वहां पे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं कि चलते चलते पैर में मोच आ गई, कोई पत्थर पड़ गया बीच में। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं सर। तो वहाँ पे चिकित्सा तो सर ये नॉर्मली वहाँ पे जो मेडिसिन हमको अवेलेबल होती हैं, जैसे महायोगराज योगराज गुगुल है, महाभारत विध्वंस ये इजिली अवेलेबल मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्रेप बैंडेज वगैरह भी बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा करता है, क्योंकि वहाँ पे उष्णता देता है। और किसी भी तरह का लेप वहाँ पे जो भी अवेलेबल होता है, खासतौर से आमा आमा हल्दी का स्पेशली वहाँ पे कुछ कंटेंट्स डाल के ऐसा लेप रहता है। और वो लेप लगाने से पेशेंट को वहाँ पे उष्णता मिलती है, और वहाँ पे थोड़ा सा वात का शमन होता है, तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो करीबन 4-5 दिन या एक हफ्ते पेशेंट्स अगर रेगुलर ये सब करता है सर, तो आराम मिल जाता है पेशेंट को। तो सर ये मिलते हैं सर पेशेंट्स, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग को ओपीडी में तो नहीं, कैंप्स वगैरह जब ये कुंभ के लगते हैं तब वहां पे मिलते हैं सर। जी जी। सर। और मोनिका मैम, सोनी मैम, कुछ बताइए आप लोग का एक्सपीरियंस, ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए जिनको मोच आ गई है और आपके पास आए। कंचन मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है? प्रणाम सर। जी सर, ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, पर मैं तो अब तक इसे कैलकुलेटर स्पर करके ही मैं भी ये ऐसे ही करता था, यहाँ तो मोच आना ऐसे लिखा है। हाँ, मोच आए हुए तो बहुत आते हैं सर, और इसे वात कंटक बोलते हैं। अब भी आज ही पता चला मुझे। बहुत मतलब एक पेशेंट था मेरा, मैंने बताया भी था शायद बीच में। इसमें ना उसको मोच इतनी सीवियर आई थी कि उसका एमआरआई जब किया ना, तो उसके बोन मैरो में इन्फ्लेमेशन बता रहा था। तो उसे अभी अभी तक भी फायदा नहीं हुआ है वो पेशेंट को। पर मैं सोच रही थी कि अभी उसको अस्थि मज्जा पचक चालू करो, क्योंकि इतने सारे पेन किलर खा चुके हैं, अलग अलग टाइप के सैंडल्स दिए डॉक्टर ने। एक्चुअली वो पेशेंट यहाँ पे नहीं रहती है, आउट ऑफ मुंबई है। तो मैं इतना ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ पेशेंट को। पर मैं अभी चाहती हूँ कि यहाँ पे अस्थि मज्जा पाचक ऐड करूँ। और मैंने ये ऐसे पेशेंट, जैसे मैंने स्पर करके जो ट्रीट किए है ना, तो उसमें मैंने सियाना गूगल, विद्यवादिकावटी है, महायोगराज, लाक्षादी गूगल, जैसे जैसे कंडीशन थी पेशेंट की वैसे वैसे दिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और स्पर्म में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे हैं। और यहाँ पे स्नेहन और स्वेदन उनका मेन कार्य दिखता है मुझे। मैं जब वहाँ पे, जैसे कि मैं अगर स्पर समझूं, तो वहाँ पे स्वेदन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज से, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पोर्शन रहता है, और स्किन ऐसे हार्ड होने की वजह से मुझे लगता था कि वहां पे स्वेद अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अग्निकर्म भी बोला जाता है, पर मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी और मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं मोस्टली पेशेंट को बोलती थी कि आप जैसे मेरे पास कोई ऑयल है तो उससे मसाज करें, और गर्म पानी का बकेट लेके उसमें थोड़ा नमक डाल के उसमें 10 से 15 मिनट के लिए पैर को डुबा के रखें। तो ये जो स्नेहन स्वेदन होता था उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे रनिंग करने वाले हैं, वॉकिंग करने वाले हैं, जैसे मैराथन रन करते हैं, बहुत ज्यादा यात्रा करने वाले लोगों में ये दिखता है। और बहुत बार ऐसे भी दिखते हैं कि जो स्किपिंग करते हैं, तो उनमें भी बहुत बार मोच आती है। आस्था छोटी थी कुछ 5th स्टैंडर्ड में, तो उसमें उसके पैर में भी शूज नया पहना था स्कूल का, और कुछ गड्ढा था तो उसमें पैर ऐसे उड़ गया था उसका, तो उसके पैर में भी 8-10 दिन करीब करीब स्वेलिंग रही थी पूरी। तो वहां पे मैंने क्रेप बैंडेज वगैरह लगा के और बाकी अपनी मेडिसिन देके उसको ठीक किया था। बहुत सारे मिलते हैं सर ऐसे पेशेंट। और जी सर। लोकल ट्रेन में घूमने वाले, यस। लोकल ट्रेन वाले। बहुत मतलब जो अब यहाँ पे एक और भी ट्रेंड है कि जो फास्टिंग रहते हैं ना नवरात्र वगैरह के, उसमें लोग ना चप्पल नहीं पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। और पूरी ऐसा नहीं है, तो रोज का रोज कहीं पे भी घूमना है, ऑफिस के लिए आना है, ट्रेन में चढ़ना है, अब तो वहां पे भी मिलता है सर वो पेशेंट। और एक मुझे अभी भी याद है, मेरे भाई को हुआ था बचपन में। तो मेरी मम्मी ने जो भल्ला तक रहता है ना, हम वो मराठी में बीबा करके बोलते थे, तो उसको गर्म करके पैर में लगाया था। मुझे अब याद है कि वो
उस समय उसने उस पे अग्निकर्म ही किया था और बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद उसको ठीक कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कैसे किया था मतलब बिब्बा का कैसे? तो बीबा को से मुझे अभी भी याद है, वो ऐसे छोटे छोटे दिए रहते थे रॉकेल वाले, वो पास में रख के उस पे दिए को ऐसे चिमटा रहता था, वो छोटा सा कुछ उसके पास किचन में जो यूज करती थी। वो उसको गर्म करके वहां पे पैर पे सीधे जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां पे वो उसका पूरा जो से स्वरस टाइप जूस टाइप निकलता था वो पूरा वहां पे से प्रेस करके वहां पे जो भी निकलता था वो लगा देती थी प्रेस करके हाथ से फिर से। और वो गरम गरम लगाती थी एकदम। तो मुझे अभी भी याद है कि वो एक टाइप का अग्निकर्म ही था और काफी अच्छा रिजल्ट मिला था उसका। जी सर। वैद जी जी नमस्ते। नमस्ते। ये आजकल जो जमीन में मार्बल्स और ये टाइल्स लगने लगे हैं ना, तो इसलिए इनके यूज करने वाले पेशेंट्स भी अक्सर आते हैं कि जो टाइल्स पर नंगे पैर चलते हैं। और जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है ये भी हेतु मिलता है ऊंचे नीचे स्थानों पे या लंबे, जैसे मैडम बता रही थी ना, कुंभ के मेले में मतलब यात्राएं करके, जैसे ये गोवर्धन की यात्राएं करके, और जो बराबर से यात्रा करते हैं या नंगे पैर चलते ही रहते हैं या उनका ऐसा कार्य रहता है, या घर की स्त्रियां जो लंबे समय तक खड़ी रहती हैं और ऊंचे नीचे स्थानों पे चलती हैं, तो लेडीज बहुत आती हैं इसको लेकर। और इसमें अब तो अस्सी मज्जा पाचक हम लोग यूज करके इसका रिजल्ट देते हैं, बट पहले पूर्व में इसके ऊपर जो दशांग लेप का बहुत अच्छा रोल देखा मैंने सरसों के तेल में। और कभी सरसों के तेल में दशांग लेप लगाया तो कभी पेशेंट को कुछ वो हुआ तो हमने घी लगा के उसको गरम गरम थोड़ा सा बांध देने से डेली। और साथ में मेथी बीज चूर्ण का भी बहुत अच्छा इसमें रोल है। और ज्यादा पेन होने पर आबा गुगुल का बहुत अच्छा इसमें रोल है। और थोड़ा लंबे समय तक इसको करना पड़ता है और उससे आराम मिलता है। जी वैद जी और इसमें जो अग्निकर्म मैडम बता रही थी, तो अग्निकर्म का भी वैद जी ये जो बहुत अच्छा रोल है। और इसका साइट भी जो है वो ये मीडियल मैल्यूलस के पास थोड़ा उसको फील करते हैं जहां पर कि पेन कितना ज्यादा हो रहा है। तो बस एक शलाका को गर्म करके और बस एकदम लगाया और तुरंत जो एलोवेरा जेल की स्लाइसेस से काट के और तुरंत ही उधर लगा दिया। उसका भी बहुत ही अच्छा उसका वो है रिजल्ट। लेकिन उसके साथ साथ आभ्यंतरिक चिकित्सा करने से और बेटर रिजल्ट रहता है। वो ये मेरे जो टीचर थे वो उन बहुत मतलब वात कंटक को अग्निकर्म से ठीक करते थे, पर हम इसमें हमने ये मेथी भी चूर्ण और ये यूज किया जी दशांग लेप। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर सरदार जी। सभी वैद्यजनों को मेरा प्रणाम। जी ऐसे है सर, जैसे बता रहे हैं ये जो लोग सियाण पे हैं, जो बड़ों बुजुर्गों से सीखते हैं ना, जो सुनते हैं, जी हमारे यहाँ जैसे हार्ड वर्किंग होती है काम की, जड़ी रातों को जैसे मिस्त्री लोग थ्रेशर वगैरह बनाते हैं, तो बहुत टाइम काम करना पड़ता है, डे नाइट लगातार। तो उसमें हम लोग गर्म पानी में थोड़ा सरसों का तेल डाल के उससे नहाते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। और गुरुजी बताते थे कई बार एडी में रेशा आ जाता है, एडी में वो सुबह उठते नहीं लगती जमीन पे, तो उसमें जो एलोपैथी वाले हैं वो पेन किलर देते हैं, वो गुरुजी बाबा जी बोलते थे भी वो दिल को नुकसान पहुंचाती है। तो उन लोगों को फिर बोल देते हैं भी आप ना मतलब किसी धार्मिक स्थान पे जाओ जहाँ सरोवर है, वहां थोड़ा गर्म रहता है, वहां थोड़ा चलता है ना तो वो रेशा टल जाता है, ढल जाता है। ऐसे ये जो छोटे छोटे टोटके हैं जो डॉक्टर वैद्य हकीम को आने चाहिए, धर्म से बांध देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा मनोविज्ञान का असर भी पड़ता है इस चीज का। जी। सर आपके गुरुजी के बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ मैं बता, वो ना निर्मले साधु थे, निर्मले और सन्यासी साधु थे, उन्होंने मैरिज नहीं करवाया था। और उन और जब ये मुल्क इकट्ठा था, पाकिस्तान बीच में था, तब वो सारा मुल्क पैदल चल के घूमे हुए थे।
बहुत विद्वान थे। उनको वो गुरुजी बोलते थे वैद को बहु परीक्षित बहु ब्रह्मत, बहुत घूमा होना चाहिए उसको। हर थोड़ी थोड़ी जगह 10-20 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, भाषा, और उसको पता होना चाहिए उनके जो शब्द हैं, जो पेशेंट आके बताता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। मतलब जैसे हरियाणा में मतलब पेट में बल पड़ रहा है, कोई कुछ अलग अलग होती है। और वो मतलब के अंतिम तक पढ़ते ही रहे। उस उनकी एक खूबी थी, एक नेक ही थी, अल्टीमेट मैन थे वो जो चीज में सफल नहीं होते थे वो बोल देते थे भी मैं इसमें सफल नहीं हुआ। ये बड़े लोगों की निशानी है। नहीं तो हर का आदमी का यही रहता है भी आसमान मैंने ही रोका हुआ है, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे मतलब बहुत वो इलाज और जुक्ति पूर्वक करते थे, सिमरन करते रहते थे रात को। एक जो जिनके घर में रहते थे ना, तो वो बोलते थे भी दिन में तो मेरे को समय नहीं लगता, रात को परमेश्वर का नाम जपते थे। और एक ही दवाई से वो मतलब एक ही गोली में से मतलब एक दो किस्म की दवाई से सबका इलाज कर देते थे। बड़े जड़ी ऐसे गुणी ज्ञानी थे वो। और चारों वेद पुराण उनको क्या नहीं आता था। मतलब कि यूनिवर्सिटी है हमारे लुधियाना में, PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके प्रोफेसर बोलते थे भी आपको हमारा सब पता है, मगर जो आपका ज्ञान है वो हम कुछ नहीं जानते। बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, वृक्ष मनोविज्ञान, या पता नहीं उनको क्या क्या आता था। मतलब कि उनको उनके लेवल का चेला ही नहीं मिला कोई। हरिद्वार में महंत रहे थे। इधर श्री दरबार साहिब है ना, हरिमंदिर साहिब अमृतसर, उसके बिल्कुल सामने है संगड़ा वाला अखाड़ा। वो बाबा श्री चंद को मानते थे। और श्री चंद वाले जो प्रथा वाले हैं ना, वे श्री चंद को, गुरु नानक देव जी के बेटे हैं, वो शिव जी का अवतार मानते हैं। जो श्री चंद है, बाबा श्री चंद, ऐसे उनके पास बहुत ज्ञान था, बहुत ज्यादा। मगर हम, एक तो हमारी फैक्ट्री है, जॉइंट फैमिली है, फिर मेरे भाई दूसरे बोलते रहते थे तुम बाबे के पास ही बैठे रहते हो। तो मैं जितना सागर में से बूंद जो ले पाया, मतलब मेरी किस्मत है, जो मेरा कर्म था, मैं उतना ले पाया उनसे। जी, उनका कोई फोटो वगैरह है तो भेजिए ना। फोटो फोटो सर, मैं, मेरा एक गुरु भाई है, उसने फोटो है बिल्कुल हमारे सामने ही है। और 105 साल होकर गए थे वो दुनिया से, और अच्छा। अंतिम तक। और उनका दिल और दिमाग बिल्कुल एक्टिव था। एलोपैथी वाले डॉक्टरों को काफी किलोमीटर लंबी गाल निकाल के बोले, वो कहते हैं मेरी शुगर कम हुई थी, आपने मेरे को दूसरी जगह, मैं आपको बाद में पर्सनल फोन करके बताऊंगा, वो बोलते मेरे को प्रॉब्लम और थी, तुमने मेरे को और जगह से पकड़ लिया यानी। तो ऐसे था उनका। एक बार धन्वंतरी दिवस था, वहां गुरुजी ने बहुत जोर लगा के भाषण दे दिया, तो मैं ही लेकर गया था। तो उनकी शुगर कम हो गई, मेरे को बोलते जल्दी से गाड़ी करके लेके आ, अगर सांस रुक गया ना ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। चलो, उस टाइम वैन होती थी, जो मारुति की वैन आती थी, तो मैं लेके उनको वैन में, फिर पीछे पीछे स्कूटर पे आया, जहाँ साथ साथ में आकर उन्होंने कोई गोली ले ली, बिल्कुल ठीक हो गए। पर कृतक बहुत वो अपने शरीर से बातें करते थे। वो जो जिनके घर में रहते थे ना, वो बोलते थे बैद जी आज रोटी खाओगे? उन्होंने बोला नहीं, परसों भिंडी खा ली थी, उसने कफ बढ़ा दिया। तो खाना छोड़ देते थे, जैसे आप बोलते हो ना खाना। बड़ा उनका सिस्टम था, बहुत सीखने लायक की बातें थी। फिर बोलना कल मैंने ये दवाई ले ली, मैंने ये चारपाई उठा दी, मेरे में बल आ गया। यानी बड़ा वो हरकत, जो मेडिसिन थी ना उसमें जो एक एक मतलब द्रव घटक होता था, उससे बातें करते थे एक किस्म। मैंने सरोज मिश्रा सर से एक बार बात की, पर्सनल फोन में बताया, ये कोई हिक्का प्रकरण, हिक्का हिचकी लगी हुई थी किसी पेशेंट को, तो उन्होंने उनको आम बात हर बट्टी दी। तो उनका भतीजा था, वो बोलते, उनको बोलते चन्ने बता इसमें किस चीज ने काम किया है। तो वो बोलते हैं भाई इसमें कलमी शोरा है। जो हिचकी होती है आगे कब होती है, पीछे हवा होती है। तो कलमी शोरे ने जो रेशा था वो ढाल उसको खत्म कर दिया, तो हिचकी हट गई। ऐसे वो एक एक दवाई को ही, एक उनका ग्रंथ था, वो बाद में तो लोग उठा के ले गए जिनको समझ ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ था अगर आप
सतोपलादी चूर्ण 64 तरीकों से बनता है, एक यही लेकर बैठ जाओ, दुनिया की हर बीमारी का इलाज हो सकता है। समय देने के लिए धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर मीनल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। जी सर प्रणाम। ये जो मोच आने के ऊपर बात चल रही थी सर, कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको कमर में मोच आ जाता है, क्यों कह रहे हैं कि कुछ बाल्टी उठा लिया या फिर कोई भारी सामान उठा लिया तो उनके कमर में मोच आ जाता है। तो वो कुछ लोगों से चिक चलना कहते हैं यहाँ पर, और कुछ ये कहते हैं कि वो वहाँ की मांसपेशियां खिंच गई हैं, इसके कारण वहाँ पर पेन हो रहा है। सर वो भी काफी एक प्रॉब्लमेटिक सेक्शन रहता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं इस तरह के। तो टीवी उसमें में क्या? तो मूव का और आयोडेक्स का आता है एडवर्टाइजमेंट। हाँ सर, वो ऐड आता है, पर हम अपने चिकित्सा के अनुसार उसके लिए करना चाहेंगे। तो उसके लिए सर कोई पर्टिकुलर लेप है या फिर ये अपने दशांग लेप और जो हल्दी और इसका लेप है वो ही फायदा कर जाएगा वहां आप भी? मूव लगा के करिए, आयोडेक्स लगा के करिए, या कैसे भी करिए, बस पेशेंट ठीक करिए, कुछ भी करिए, ठीक सर, करिए। सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ सर ये हमारा ना जैसे फैब्रिकेशन का काम है, जी। तो भारी लोहे उठाने पड़ते हैं, हमारे अक्सर ही पड़ जाती सी चुक वगैरह, इसको हमारे पंजाब में चुक बोलते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं है, आप तेल सरसों का लगा के उसको मालिश करके थोड़ा सा जो पॉइंट है, और अपोजिट एक इधर पैर का अंगूठा और अपोजिट हाथ का उसको पकड़ा के 2 झटका लगा दो, ठीक हो जाता है। ये लोकल एप्लीकेशन के लिए है, मतलब इसका सबसे बढ़िया इलाज। और गुरुजी धर्म के लिए पवन मुक्तासन करवाते थे, मतलब सबको ही। वो जिनके घर रहते थे, वो बुजुर्ग लेडी थी, वो बोलती पंजाबी में बोलती, ले सबके पेट को गोला बच गया है। तो गुरुजी बोलते सब लोग पेट में ही रोटी डालते हैं, कोई सिर में भी डालता है। जी सर इसमें जो कमर की मोच मैम बोल रहे हैं ना, तो इसमें सबसे अच्छा अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर सरसों का तेल भी घर में अवेलेबल है, सरसों का तिल का, तो उसको उस लोकल जगह पे अप्लाई करके सबसे अच्छा नाड़ी स्वेद रहता है। मतलब मेरे पास अभी रिसेंटली पेशेंट आया था, तो उसको मैंने 2 दिन ही किया था, 2 दिन में वो बैक टू नॉर्मल हो गया था। उसको सिंपल सरसों का तेल था, तो सरसों का तेल उसको बोला मैंने, आप खुद से ही चाहे अप्लाई करके आ जाओ, तो वो अप्लाई करके आया। और मैंने अपनी क्लिनिक पे उसको निर्गुंडी के पत्तों के साथ, और दशमूल था मेरे पास, तो दशमूल और निर्गुंडी के पत्तों के साथ उसको नाड़ी स्वेद दिया था 10 या 15 मिनट, और 2 दिन कंटिन्यूस दिया था, और उसी में वो नॉर्मल हो गया था। और साथ में टेबलेट में महावात विध्वंसन रस, उसको सिर्फ 1 टेबलेट दिया था, उसको बोला था कि 5 डेज कंटिन्यू करना है। जी प्रणाम बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम सर। आशा जी बताइए। हाँ जी सभी को प्रणाम। जैसे आरती मैम ने बताया, मैं भी सेम डिटो वैसे ही करती हूँ। कोई भी मोच का पेशेंट आ गया या वात, इसमें कोई भी वात व्याधि का पेशेंट आता है ना, तो पहले अभ्यंग, लोकल अभ्यंग और नाड़ी स्वेदन, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि वहां से वात रिलीज हो जाता है। और उसके बाद अनुलोमन के लिए आप एरनपृष्ठ हरितकी मैं देती हूँ, या त्रिफला गुगलू दे देती हूँ। तो इससे जो भी वात व्याधि, मतलब ऐसे जो स्तंभ या जड़ता या कंप, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। बेसिकली पेशेंट को जहाँ पे भी मस्कुलर स्पाज्म हुआ है, तो हमें मर्म स्थान, मतलब अपने जो मर्म पॉइंट होते हैं वो आप प्रेस करवाइए। लोकल जो हम अभ्यंग करते हैं उसमें यही होता है। और उसके बाद निर्गुंडी पत्र, निम्ब पत्र, एरंड पत्र, दशमूल के आपके पास कोई भी है, उदुम्बर में भी इसका काफी अच्छा रोल है। तो ये सब जो सारे वात व्याधि में उपयुक्त होते हैं, वैसी औषधि आपके पास जो भी अवेलेबल है, उसका या तो ऑयल के फॉर्म में और ये अपना नाड़ी स्वेद के फॉर्म में यूज करना चाहिए। सर उसमें वात कंटक पे भी एक बार मेरे फादर को हुआ था, तो बहुत ज्यादा इतना सीवियर पेन था कि पहले तो वो एलोपैथी भी घूमते रहे, और फिर बाद में उन्होंने मेरे को ही बोला कि अगर तुम कुछ कर सकती है तो कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ, वो चलने फिरने से भी उनको रह गए थे, कैसे ऐसा हो गया था। तो मैंने यहाँ पे हमारे निर्गुंडी आराम से मिलती है, तो निर्गुंडी के ही पत्ते मैंने सुखाए हुए थे, तो उसी का पाउडर बनाकर उसका लेप किया मैंने उनका 5 to 7 डेज किया। और साथ में उनको सिंगनाथ गुगुल, चंद्रप्रभावती और किशोर गुगुल, ये 3 बार उनको दिन में दी 7 डेज। उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ आज तक। अच्छा मैम इसमें सिंपल आप अगर हल्दी और सिंधव मिला के भी लेप करा देगी ना, तो उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सिंधव वगैरह भी तो वातानुगमन करता है। मेरे काफी पेशेंट रहते हैं ऐसे कि उनको कुछ अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं तो ये बताती हूँ कि भाई आप
कोई सरसों का तेल है आपके पास, उसके अंदर सेंधो और हल्दी मिला के लगा दो। इफ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम दशांग लेप, दोशग्न लेप वगैरह लगवा सकते हैं। मैम पत्र पोटली का भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, पत्र पोटली का और काफी उसके अच्छा बाद है। जो पोटली के जो द्रव हैं पत्ते तो बचते हैं, वहां हाँ पर अगर उसको बांध दें, अगर वहीं पर अगर बांध सके तो, या उसको पतला पिसवा दें बाद में, क्योंकि जी जी पोटली तो हाँ। हम लोग ने छौंक के बना देते हैं हाँ, बाद फिर में। वात उसका भी लेप कंटक करा में भी और सकते हैं। क्या क्या लेप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे फ्रीक्वेंटली अवेलेबल, ये बहुत फ्रीक्वेंट सी प्रॉब्लम है और नॉर्मल बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक दशांग लेप हो गया, एक हल्दी सरसों का हो गया, निर्गुंडी हो गया, और ये एक मैम अम्बा हल्दी का कुछ बता रहे थे शायद आकांक्षा मैम सुबह में। मैम वातनाशक गण के जो द्रव्य हैं उनको, जो संधानीय द्रव्य हैं उनके साथ मिला के लगा देने से रिलीफ होता है, और वातानुलोमन के लिए अभ्यंतर प्रयोग करा सकते हैं। तो इन चीजों से, और अगर पेशेंट जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो उसको जो ये पवन मुक्तासन जो कराने से बाद में, मतलब जब ये पेन चला जाए उसके बाद रेगुलर पवन मुक्तासन कराने से बहुत अच्छा इसलिए रहता है, और साथ में मरकट आसन, क्योंकि वहाँ की मोबिलिटी अच्छी होती है, और जो वात है उसका, वो दूषित वात है वो पवन मुक्तासन से बाहर आ जाती है। तो जो लेप है उसमें जितने भी वातनाशक गण है, रंडमूल, रासना, दशमूल, प्रसारणी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, शतमूली, पुनर्नवा, अश्वगंधा, अमृता, तो ये सारे जो गण हैं इनको यूज करते हैं, उनको लेप के फॉर्म में लगा सकते हैं। अब बाद में बस ये देखना रहता है कि कफ के साथ मिलकर हो रहा है कि किस तरीके से ये वायु पित्त के साथ है। तो कभी कभी जैसे दशांग लेप हमने सरसों के तेल के साथ यूज किया तो पेशेंट को थोड़ा कहते हैं जलन हो रहा है, तो घी के साथ यूज करने से आराम आता है। ये मैं वात कंटक की बता रही हूँ। और जो चिक चले जाने की मीनल मैम बता रही थी, तो उसमें तो ये वातनाशक गण के द्रव्यों को अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसकी इटियोलॉजी देखकर, हेतु देखकर, उसका निदान करके कि ये हुआ कैसे, अचानक से चोट लगी या उसने हेतु सेवन क्या किया, मतलब वातवर्धक आहार किया था, या कफ की वजह से वहां जड़ता आई हुई है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उसकी संप्राप्ति देखते हुए उसको भंग करते जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जी वंदना मैम, काफी बढ़िया बताया। इसमें एक आरती मैम मैं बताना चाहूंगी, अपने जो बावल पेंडा का पाउडर रहता है ना, उसको आप घी या सरसों के तेल के साथ लगाएं, वो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बावल, जो जंगली बावल बोलते हैं ना, जी हमारे यहाँ तो उसको बावड़ी बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं। उसको बोलते हैं कि उसकी जो सींगे रहती हैं वो, और उसकी अगर जड़ मिल पाए, उसको सूख के उसका पाउडर बना देते हैं, उसको यहाँ पे बावड़ पेंडा का पाउडर बोलते हैं। तो उसको आप सरसों के तेल के साथ या फिर कोई भी घृत अवेलेबल है आपके पास तो उसके साथ लगा के उसका लेप करा सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है मैम। ये मैम इन्हीं में से कोई हो गए, दशमूल में से ही किसी का नाम बावल होगा क्या? और हम लोग नहीं देख नहीं, लेंगे। बावड़ मीन्स जंगली पेड़ रहता है, जैसे इमली के पत्ते नहीं रहते हैं वैसा रहता है। आगे भी हमारे ग्रुप में एक बार डिस्कस हुआ था। अच्छा अच्छा मैम बबुल क्या? बबून, बबून राइट, हाँ बबून याद नहीं आ रहा था मुझे। बबून, अच्छा, बावल मतलब बबूल, ठीक है। बबूल बबूल। इधर किक्कर बोलते हैं, किक्कर है पंजाब में, किक्कर बोलते हैं। हाँ, और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने अपने काफी पेशेंट्स में देखा है। बहुत मतलब लोकल एप्लीकेशन के तौर पे अगर आप दो तो भी, मतलब उसका गाढ़ा लेप बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रलेप बोलते हैं 1.5 अंगुल का, तो वैसा लेप बना के पेशेंट को बोलिए कि आप 1-1.5 घंटे तक रखिए, तो रियली मैडम इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैम एक बार मैम ने बोला था, अंजना मैम ने, कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रहती है, उसमें विकंकत और बबुल का क्वाथ दोनों पेशेंट को दे दे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ऐसे हमको अंजना मैम ने एक बार बताया था। जी, मतलब बबूल में मुझे लगता है वाथर जो हाँ। प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा है, तो उसी की वजह से वो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से काम करता है। हाँ। इस पे सिर्फ अरविंद सर ये ज्यादा कुछ प्रकाश डालेंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। नहीं, आपका बात सही है। उसका गोंद भी बना के और ऐसे कूट के और फिर उसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सरदार जी आप बताइए सर।
हाँ सर जी, ये जो किक्कर है ना, इसके पचांग भी काम आते हैं। जो तुक्के होते हैं उसमें, तुक्के हम तो इधर पंजाब में तुक्के बोलते हैं, उनको सुखा के उनका पाउडर बनता है, वो शुगर पे काम करता है। और किक्कर की गूंद भी काम आती है, और इसको पीले पीले फूल लगते हैं, उसको पंजाबी में लुंग बोलते हैं, किक्कर दी लुंग। तो गुरुजी ने एक नुस्खा बड़ा बढ़िया बताया हुआ था इम्पोटेंसी पे। इसका मतलब इसके पांचों अंग काम में आते हैं। तुक्के, जी फाड़ वगैरह, पत्ते वगैरह भी, जिसमें पत्तों का काढ़ा बना के, यानी हमको उतना ज्ञान नहीं है, प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है, मनुष्य के लिए सब बेनिफिशियल है। जी सर, बहुत बढ़िया बताया। पंचांग का भी हम यूज कर सकते हैं वात के तौर पे, ये शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन हम लोग तो प्रैक्टिकली देखा है, जैसे मेरे दादी लोग, हमारा जो गांव है वो कोस्टल एरिया में है, तो उनको कुछ भी मतलब पेन हुआ या फिर कांटा लग गया कहीं पे, कुछ व्रण हो गया, तो वो लोग क्या करते थे, उसका पत्ते या फिर जो भी मिल रहा है सींगे, वो उनका काढ़ा बना के पी लेते थे, चटनी बना के लगा के फिर उसको बैंडेजिंग करके रख लेते थे। गुरुजी ने बताया था भी, जो जंगली लोग हैं जहाँ अंडमान निकोबार में रहते हैं, उनसे भी वहां तो कोई डॉक्टर वैद हकीम नहीं है, बीमार वगैरह तो वो भी होते हैं। जैसे मेरा बेटा अभी कनाडा से आया, तो वो हिमाचल घूमने गया, उधर उसने पहाड़ियों पे चढ़ा काफी, मतलब ऊपर, तो 5-4 लोगों का ग्रुप था। तो पहाड़ी लोग वहीं से कोई ना कोई बूटी उठा के, उनको कुछ ना कुछ होता है तो वही इलाज कर देते हैं, उनको बहुत नॉलेज है। उनके पास भी समय अगर किसी को मिले या बिताए, तो कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये चीज है। बिल्कुल सर। और एक ये गोंद का जो बता रहे हैं ना सर, तो वो हमारे गांव में तो यही करते थे ऐसे। वो लोग क्या करते हैं, बावल के मतलब ये जो बबून रहता है उसके ही जो लकड़ियां होती है उसको काट के जलाते थे चूल्हे के अंदर, तो उसके हाँ जी, अंदर जो चिपका हुआ गोंद रहता था ना, उसको वो लोग हाँ साइड में हाँ निकाल लेते थे, हाँ, और उसको गूंद वो लोग होती है जी। संग्रह करते थे। और उसको हाँ जी, हाँ जब भी जी। आपको पेन हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी लगा, तो ये उसको पिघला के उसका अप्लाई करते थे लोकली। जैसे डिलीवरी के बाद एक हाँ, डिलीवरी गूंद के बाद का खाने के लिए भी पड़ते देते हैं। हैं। हाँ, मैम इसको गूंद कोई ना कल वाला एक मैंने केस बताया था, वो मोटिलिटी वाला, तो हमारे यहाँ पे बबूल की गूंद, किक्कर की गूंद बोलते हैं पंजाबी में, तो वो इजीली अवेलेबल रहता है। तो डिलीवरी के बाद तो देते ही देते हैं, जो भी इस बिल्कुल। तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनमें मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहता है, तो उनको बबूल की गूंद, मैंने उनको बोला था ये लड्डू भी उनको खाने के लिए बोला था, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन में ही है कि हाँ, वो वो जो डिंकी गूंद लड्डू होती है। बोलते हैं ना आपके यहाँ हाँ पे। हाँ। तो वो जी। गूंद उसको उसमें देसी घी में करके, उसका कोई भी आटा, किसी भी तरीके का आटा, तो उसको तो मैंने गेहूं के ही आटे में बोला था, या उसको बोला था कि सिंपल गूंद भून के रख लीजिए, उसको आधा आधा चम्मच आपने लेना है, तो उससे बहुत इंस्टेंट और बहुत उसको फटाफट रिजल्ट आ गया, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट आया। वो अस्थि वर्धन करता है मैम, वात अनुलोमन करता है और अस्थि का पोषण करता है, इसलिए। ठीक है। इसको मैं एक मखाने के आटे के साथ भी दे देते हैं, और गोधूम के साथ, दोनों के साथ ही अच्छा रहता फुल मैम एक मखाना वो भी डालते हैं, फुल मखाना भी मैम डालते हैं कुछ। इनफर्टिलिटी का बता रहे थे, बबूल और किसका काढ़ा, विकंतक। विकंकत किसका? विकंतक विकंकत विकंतक। वो एक क्या चीज होती शायद है? राजस्थान में मिलेगा, ऊंट वो कटारे देखना की पड़ेगा जड़ मैम। बोलते हैं गुरुजी। ऊंट कटारा, कोई जड़ी बूटी होती है, उसकी जड़, जहाँ ऐसा नुस्खा बहुत बढ़िया बताया था उन्होंने। क्या बताया सर आपने? ऊंट कटारा होती है जी, राजस्थान में मिल सकती है ऊंट कटारा। है, मैं सुनता रहता हूँ, जो गुरुजी ने तो मेरे को नुस्खा लिखाया हुआ था। वो मेरी जो पक्की कापी है ना, जो जैसे स्कूल में पक्की कापी और कच्ची कापी, वो मिल नहीं रही, मतलब। आपके पास कोई उसका पिक होगा तो भेज दीजिएगा सर। ऊंट कटारा हाँ ना। हाँ, ऊंट कटारा आप नोट कर लो, और 2-3 चीजें हैं उसमें शायद, ओके। और गुरुजी बोलते थे कमाल है वो, मतलब। नहीं, काफी सारी ऐसी औषधियां होती हैं प्रकृति में जिसे हम पहचान नहीं पाते। अभी जैसे कल हाँ ही जी, हाँ हम लोग जी, गए थे एक रिलेटिव के घर पे, हमारा धर्मपुर के साइड हमारा होम टाउन है, तो हाँ वहां पे जी, आप मानोगे नहीं, हमने जो हाँ जो भी पढ़ी है उसमें से इतनी सारी औषधियां थी, लेकिन जी। बारिश काफी हो रही थी तो हम इसका कुछ अभ्यास नहीं कर पाए। तो ये प्रकृति खैर खैर मतलब ढेरों वहां पे हमारे लिए बहुत सारा कुछ छोड़ के रखा है प्रकृति ने, बस हमें सिर्फ उसे पहचानना है और उसका प्रयोग करना है। एक छोटी सी कथा है। धन्वंतरी वैद्य ने अपने शिष्यों को जंगल में भेजा,
भाई लेके आओ कोई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी लेके आओ जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, हाँ सर, ये पड़ी हुई तो है। कोई ना कोई, हर कोई ले आया, एक शिष्य कोई चीज नहीं लेके आया। क्योंकि वो सभी कहते काम किया। हाँ, वो मतलब वो कहते भी तू पास है, बाकी सारे फेल हैं। बाकी गुरु जी, एक बार वैद्यों का बहुत देश लेवल का इकट्ठ हुआ। वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइज। एक आदमी वो सबको टिकने ही ना दे, मेरी बेटी जी एमडी है, मेरी बेटी एमडी है। गुरु जी बोलते भी लिया, भी पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। गुरु जी बोलते हैं बेटा एक बूटी ऐसी है, अगर पेशेंट को बुखार हो तो उसको उसके मंजे पे बिछा दो तो बुखार उतर जाता है। तो वो पढ़े लिखे थे, उनके पास प्रैक्टिकल तो है नहीं था, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने लगी। उसको मालूम ही नहीं था। इधर अपने मैडम अंजना मैडम जब सब जानते हैं सारे वैद, वो द्रोण पुष्पी जहाँ यूपी में गुम्मा बोलते हैं उसको, हाँ, वो विषा दो उससे बुखार उतर जाता है। अब मतलब उसका अर्क भी बनने लगा है। सही बात है। वो गुरुजी बोलते भी ले जा भाई इसको, ये एमडी को ले जा। यानी उनको प्रैक्टिकल तजर्बा बहुत था, बहुत ज्यादा तजर्बा था। सर ये ऊट फटारा की जड़ का यूज क्या बोले थे आप? बताता हूँ, ये ना जो इम्पोटेंसी पे काम करता है, जो पुरुषों में दे सकते हैं। मैं अगर मेरी पक्की कॉपी मिल गई, मैं खोज के वो सारी चीजें लिखा दूंगा। मतलब वो मेरी वाइफ ने उसको ज्यादा ही संभाल के रख दिया। वो ओके। हमारी कमाई थी वो पूरी, यानी वो मिल नहीं रही। तो उसमें बहुत नुस्खे मैंने, गुरुजी ने दुर्लभ लिखाए हुए थे मेरे को। जी, ये डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी यूएसए की हैं, तो इन्होंने कुछ तो लिखा है। अभिलाषा मैम, कृपया यहाँ पर बोल दीजिए, लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्ते सभी को। नहीं, बस मैं वो मोच की बात आ रही थी तो मुझे याद आया कि बात कंटक कहते हैं, तो मुझे आज ही समझ में आया। मोच में मेरी नानी ऐसा करती थी कि बैगन जो होता है ना हम लोग का ऑरिजिन, जिसे हम लोग बैगन तो सब लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से। तो बैगन को हाफ कट किया उन्होंने, और आधा कट बैगन को, और फिर तेल लिया, मस्टर्ड ऑयल, उसमें नमक और ये हल्दी, इसका लेप जैसा बनाया। और फिर उसको, उस लेप को और बैगन को ऐसे गरम उसमें रख के करके, फिर वो लेप बैगन से ही उससे उसकी जगह पे लगाते रहे, और फिर उसी को बांध दिया रात भर जैसे। तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी सर, तो मुझे याद आया। ये होम नुस्खा है मैम। बैंगन उष्णवीर्य रहता है ना, और सरसों का तेल भी उष्णवीर्य रहता जी है, तो वो जी वात का हरण करता है। जी मैम। वेरी नाइस। ये छोटे छोटे नुस्खे ऐसे, जैसे हमने सर दर्द हो, जहाँ सर में रेशा पड़ जाता है, तो एक पासड़ रोटी हम उसको बोलते हैं। थोड़ा मोटी रोटी बना के ना, उसको एक साइड ही पकाना है, एक साइड कच्ची रखना है। तो उस पे सरसों का तेल लगा के सर पे बांध दो सारी रात। यानी बहुत बढ़िया चीज है ये। और अगर धर्म किसी का पका हुआ है धर्म, तो उसको भी पेट नरम करवा दो पहले। मतलब कोई चीज फंसा हुआ हम खींच के लेके आएंगे तो सोजिश हो जाएगा। पहले एक दो दिन उसको, मतलब हैप्चुअल जिसको धर्म पड़ जाती है उसको एक पासड़ रोटी बोलते हैं हम पंजाब में। तो वो एक पास एक साइड पका के उसको तेल लगा के सरसों का जो सह सके उतना गर्म उसके पेट पे या सर पे बांध दो, तो ये असर करती है। सर ये आयुर्वेद में वर्णित है। स्वेदन के जो प्रकार आते हैं उसमें एक प्रकार है उपनाह। उसमें इस प्रकार से किसी भी आटे का आप यूज करके, जैसे आप बता रहे कि रोटी बनाते हैं, वैसे ही हम पिंडिका बनाते हैं। तो हाँ उसी जी, को हाँ फिर जी, चला के करके करते हैं, गरम हाँ जी, करके। बिल्कुल उसमें बढ़िया, आप कोई बहुत भी बढ़िया बात। वाथर तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, और उसको हाँ जी, बांध देते हैं। उसको पोटिस के तौर पे भी यूज करते हैं, या तो फिर ऐसे जैसे आप बता रहे हैं ना, इसको पिंड स्वेद जैसा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया चीजें हैं, बहुत दुर्लभ जी सर। चीजें हैं। छोटे छोटे नुस्खों से आदमी का बहुत बड़ा इसमें आप फायदा हो सकता उड़द के आटे का भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफी वाथर प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, इसलिए। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आशा मैम, बिल्कुल वहाँ सही। पे जो बंगाल में बैगन को सरसों के तेल में फ्राई करके दिया जाता है भोजन में, उसको कुछ कोरिलेट कर सकते हैं क्या उधर के एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स होते होंगे उसके साथ?
क्योंकि जी मैम, यूजुअली वहाँ देखिए आप नॉर्मली कोस्टल एरिया है ना, बंगाल जी का आप एरिया देखिए तो कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह भी ज्यादा रहती है, तो उनके लिए जो साथ में आहार है उसमें उष्णवीर्य ये सब मतलब जी उष्णवीर्य, मधुर विपाकी, ऐसे जो भी मतलब पित्तहर वातहर औषधियां हैं वो उनको ज्यादा साथ में होती हैं। तो उनका खान पान आहार विहार भी देखिए, वो हमेशा सरसों का तेल यूज करेंगे, ये बैंगन अभ्यंग वगैरह के यूज लिए भी वो करेंगे। लोग मतलब सारे बंगालीज नहाने के पहले अभ्यंग भी अभियंग सरसों भी करते हैं, हाँ। मेरे सामने ही एक बंगाली रहते हैं, उनके घर से हमेशा सरसों के तेल की स्मेल आती है। फिर वो लोग अड़वी वगैरह का यूज ज्यादा करते हैं, जो कि हमारे साइड कम होता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अड़वी वगैरह ज्यादा मतलब कभी ज्यादा खा लिया तो वात प्रकोप करती है, लेकिन उनको साथ में है तो पच जाता है। तो ऐसी काफी सारी मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से, जैसे हम देश साथ में काल साथ में बोलते हैं ना, जी उस जी प्रकार से काफी साथ में चीजें हैं जो उनके लिए साथ में हो, हमारे लिए शायद असाथ में भी हो सकती है। तो काफी इधर सोच साइड में विचार इतना करके जो भी ज्यादा तो अडेप्टेशन करना है वो काफी सोच विचार करके करना है। जी प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछना थी कि दो पेशेंट है, उन दोनों की कंप्लेन ये थी, पहले तक तो नीचे पैर में, पूरे पैर में दर्द होता था। अभी जैसे उनको थाइज में भारीपन फील होता है और चिलकन जैसी वेदना होती है, तो इसको क्या कैसे लेंगे, क्या चिलके समझे? हो रही है तो यही बात कंटकी होगा, मोच आने जैसा हो रहा होगा तो। नहीं नहीं, थाइज में सर, मतलब यहाँ ऊपर फीमर और ये क्या अपना बोलेंगे, हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में। सर ये ये खंज के लक्षण बता रहे हैं, खंज के खंज। लक्षण है जो हमने कल पढ़ा था। मतलब वो जैसे उठ के नीचे नहीं बैठ सकती, मतलब नीचे बैठी है तो ज्यादा देर तक बैठे खंज रहने होगा, पर खंज। जी सर, तो इसमें क्या देंगे? चिकित्सा पहले ये डायग्नोसिस देखिए, इसमें लिखा है वायु कट्याशितः सक्तना कंडरायम माक्षिपेद्यता खंजस्तदा भवे जंतु पंगुः सक्तनो द्वैर्वदात्। ऐसे ही एक है, कमर में आश्रित वायु जब रुक जाता है तो वो मनुष्य लंगड़ने लगता है, खंज कहते हैं इसको। दोनों जगहों में हो तो इसे पंगु कहते हैं। ऐसे ही आते हैं क्या पेशेंट? हाँ सर, तो इसमें मतलब लगता तो नहीं रही है अभी, वो बाकी चलने में ठीक है लेकिन दर्द होता है। इसमें स्नेहन शोधन बस्ती और वातज्ञ उपचार ये बताए। जी मैम आप उनको एकांग वात या फिर वात गजांकुश रस वगैरह दीजिए, निर्गुंडी पत्र और दशमूल के द्रव्यों से नाड़ी स्वेद कराइए, और जो भी आपके पास अवेलेबल है, महानारायण तेल या एरंड तेल, जी ठीक जी है, उनसे स्वेदन कराइए, मतलब स्नेहन कराइए। जी, थैंक यू। जी ठीक है। डॉक्टर कमल मैम, आपने कुछ बताया था, यहाँ चैट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन आया है। कमल मैम, कौन सा? चैट बॉक्स देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है। मैम डाल दिया वैद जी उन्होंने। डाल दिया है, अच्छा डाल दिया है। क्या है बता दीजिए, लोगों को पता चलेगा। सर वो अंजना मैम ने हमको बताया था ना कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है, तो उस पे विकंकत और बबूल का क्वाथ देने से पेशेंट का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देना है पेशेंट को। मैम एक्चुअली ये सर ये जमदग्नि सर का वो है, एक्सपेरिमेंट है, और सर ने ही हम लोगों को बताया था। और इसमें ये होता है कि कई बार जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे हमको कोई ये नहीं मिलता है कि कोई रीजन नहीं है, तो वहां पे सर ने दो चीजें बताई थी। एक इसको यूज करके देखना चाहिए, बबूल और विकंकत को, और दूसरा चीज और रक्त धातु पर कार्य करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जरूर ये देखना चाहिए कि कहीं देवोपाश्रय चिकित्सा का वहां पे कोई रोल तो नहीं है। यानी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी मन्नत मांगने के लिए कोई भी चीजें बोल देते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे, तो ये अपनी इष्ट देवता को अगर कहीं ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो उसको तुरंत पूर्ण करना चाहिए। तो ये तीन चीजों का हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हमको करते करते अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और कुछ समझ में अगर सब कुछ कर लिया है, तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। और हाँ, चौथा पॉइंट विष की ट्रीटमेंट, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन इतना ज्यादा उसमें इफेक्ट डाल देती हैं पेशेंट में कि आपको दूसरी विष की चिकित्सा वहां पे किसी ना किसी रूप से पेशेंट को देके और फिर उस पेशेंट को फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए कंटिन्यू करना चाहिए।
जी ओके मैम। आकांक्षा मैम, आकांक्षा मैम, जी मैम बोलिए। हाँ ये नमस्ते जो मैम। आपने बोला, नमस्ते, ये जो आपने बोला ना कि दूची विष की चिकित्सा मतलब जो जो ट्रीटमेंट्स एलोपैथिक चिकित्सा जो उन्होंने की और उसका जो हाँ इफेक्ट आया, तो जी जमदग्नि मैम। सर उसके विषय में क्या मतलब बोलते थे, थोड़ा हम लोग को शेयर करिए मैम। इस मतलब जैसे कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ना मैम कि क्या होता है कि हमको ट्रीटमेंट्स में जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो ऑलरेडी इतनी ट्रीटमेंट लेके हुआ होता है। तो हमारे पास जैसे अष्टांग हृदय में हम लोग के पास 2-3 कल्प ऐसे हैं जो हर तरह की विष पे काम करते हैं, है ना। तो अगर हम उस अगध द्रव्य को निकालते हैं और उसको पर्टिकुलरली जैसे शायद उसमें बिल्वादी गुटिका आती है, ठीक है, और मतलब दंशजन्य अगध नहीं, यहाँ पे और बहुत सारे उसमें योग ऐसे आए हैं जो अलग अलग तरह से इस विष में काम करते हैं। दूषी विषारी अगध अलग आया है, तो इन दोनों का अगर हम उपयोग करते हैं तो पेशेंट में वो सारी चीजें हम लोग को मतलब उसका नलीफाइंग हम कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे, अगर आप वाग्भट में देखेंगी तो ऐसे दूषी विषारी अगध है, बिल्वादी गुटिका, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग योग आए हैं जिसका हम उपयोग करके पेशेंट में इसका यूज कर सकते हैं मैम। क्योंकि कहीं ना कहीं उस विष का प्रकोप भी रहता है और वो मैम विष कौन के सा कारण रेफरेंस आमज। आपने क्या बताया? मैम अष्टांग हृदय का जो विष के अध्याय है ना उसमें आप देखिएगा मैम। अगर मैंने मतलब क्लिनिक पे गई तो फिर मैं भी शेयर करूंगी, 2-3 हाँ उसमें मैम योग आए प्लीज हैं शेयर सर। कीजिएगा, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जितने भी आते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और ये सारा कुछ लेकर ही आते हैं वो। जी 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 मैम बिल्कुल। और कुछ तो मेडिसिन छोड़ना मतलब कहते हैं कि ये तो इससे आराम तो आ रहा है पर ये मेडिसिन हम वो भी छोड़ेंगे शूज तो पहनो जाओ। ये, हाँ, तो मेडिसिन जो छोड़ दें वो भी और जो ना छोड़ें, अगर हम साथ में उसके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते जाएं या 2-1 दिन बीच बीच में वो मेडिसिन को छोड़ के उनकी ये चिकित्सा करते रहे, दूसरी विष की जो चिकित्सा आप बता रही हैं अष्टांग हृदय, तो क्योंकि एकदम पेशेंट्स छोड़ते नहीं है और इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, उनको हम जी ये कह मैम सकते हैं बिल्कुल। कि जो एलोपैथिक साइड इफेक्ट लेकर आते हैं। हाँ मैम बिल्कुल, मतलब कई पेशेंट्स अपने पास ऐसे आते हैं जो एलोपैथिक छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि एक साइड हम वो करते रहे और एक साइड ये करते रहे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हम लोग को मिलते हैं। जी मैम। जी मैम। वरना मैम इसके अंदर आप अगर शोधन के तौर पे ये जो आप बता रहे हैं ना कि अगर पर्टिकुलरली जैसे आईवीएफ वगैरह लेके आया है या फिर कोई भी क्रॉनिक डिसीज लेके आया है जिसको आप शोधन कराना चाहती हैं ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिन साइड इफेक्ट्स, तो इसमें एक लता करंज, गिलोय और कीड़ामारी, ये 2-3 ऐसे द्रव्य हैं। इसका आप अगर शोधन के तौर पे काढ़े के तौर पे नीरूबस्ती दीजिए या फिर इंटरनली भी दीजिए तो ये एक दूषी विष के औषध के तौर पे बताया गया है, तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी मैम, ये बहुत ज्यादा आप अच्छा बता रही है क्योंकि जैसे पेशेंट्स आते हैं ना बिल्कुल लोडेड, बहुत सारी मेडिसिन जी खा के परेशान एकदम, तो पहली बस्ती अगर नीरू की दे दी जाती है जिसमें गिलोय का अच्छे से मात्रा में यूज हो, और बाकी जो आप द्रव बता रही हैं वो तो विडंग भी है, विडंग भी है। जी जी विडंग है, और मैंने ये हाँ मैम विडंग, तीसरा क्या बताया आपने? लता लताकरण, करंज, कीड़ामारी गिलोय और और गिलोय बताया मैडम ने। जी, तीसरा कीड़ा लता मारी करंज, बताया। कीड़ामारी और गिलोय। कीड़ा कीड़ा मारी मारी। और विडम कीटमारी है क्या? हाँ मैडम, कीटमारी, लेकिन इसका बहुत या मतलब आपको ध्यान से इसको शोधन करके यूज करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा उपयोग होने से ये एडवर्स इफेक्ट भी देता है। मैंने जी मैम। क्या अभी तक इसको सिर्फ लोग एक पेशेंट में वैसे यूज क्या किया बोलते हैं है। संस्कृत में कीड़ा मारी को? कीटमारी मैम वो द्रव्य गुण की कीटमारी, बुक में है, कीटमारी, अपसंती, ये सब वो होते हैं ना, कृमिघ्न होते हैं, विडंग। निर्विघ्न है। हाँ, ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। मैंने अभी तक सिर्फ एक पेशेंट में इसका यूज किया है, जैसे उसको ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन हो गया था और मतलब कितनी भी दवाई दो हमेशा पेशेंट को हाइपोटेंशन ही रहता था और यही सब घृणी वगैरह के लक्षण मिलते थे। तो पेशेंट भी काफी मतलब 10-15 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले लेके पूरा उसका बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स की वजह से ड्राइनेस आ गई थी और कोई भी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन कोई भी मेडिसिन उसको इफेक्ट ही नहीं कर रही थी। बार बार उसको राइनाइटिस हो जाता था, ये घृणी के लक्षण, आईबीएस वगैरह। तो फिर मैंने ये यूज किया था, उससे मतलब उसको 15-20 दिन के अंदर ही बस्ती वगैरह से काफी मतलब इम्यूनिटी भी बढ़ी थी और धीरे धीरे उसका वेट भी बढ़ा था और हाइपोटेंशन से रिलीफ मिल गया था। जी मैम, क्रीमियर बस्ती मतलब बहुत अच्छी रहती है, इसमें
शुरू में 1 2 3 कृमिहर बस्ती देने के बाद जैसे उसके अंदर मतलब चूने को थोड़ा सा भिगो के पानी में और 2-4 घंटे के बाद निथार के और उसमें 120 ml में करीब 10 ड्रॉप्स जो करंच ऑयल की डाल के फिर शुरू में 2-3 कृमिहर बस्ती देके फिर उसके बाद हम लोग या तो योग बस्ती या जो भी देना चाहें आगे, या उसके बाद 1-2 नीरू बस्ती दे दें। पेशेंट अगर बहुत लोडेड आया है बिल्कुल और उसके आम पानी का समय भी ना हो तो बड़ा अच्छा रहता है मैम। तो ये जो मैडम बिल्कुल बता मैम। रही थी ना कि जमदग्नि सर का जो ये फॉर्मूला है कि अगर ये पेशेंट बहुत सारी चीजें लेकर आया है तो उसको हम दूषी विष की चिकित्सा करें, तो चाहे हम उसको बस्ती के फॉर्म में करें या अभियांतर प्रयोग, तो हम बहुत सारी जो वो लेकर आता है चीजें अपनी साइड इफेक्ट्स लेकर आता है और हमको हिंडर भी करते हैं। जो हमारी हाँ। आयुर्वेदिक चिकित्सा यानी हम उसको समझ लें कि वो एक आम भी समझ सकते हैं, विष भी समझ सकते हैं, तो हमारी तो मेडिसिन पहुंचेंगी नहीं जब तक हम लोग शोधन करेंगे नहीं उनका। एग्जैक्टली तो मैम, ये यही बात अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब पहले उसको आप शोधन इंटरनली करवाइए, तभी जाके उनका इंटेस्टाइन प्रिपेयर होगा कि हम जो भी कोई दूसरी रसायन चिकित्सा या और कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं उनको बल देने के लिए, तो वो एब्सॉर्ब भी कर पाएगा, तो कम टाइम में जल्दी इफेक्ट देती है। नहीं तो हम बरसों बरसों जी करते जी रहते हैं पहुंच कि जाए, मतलब पहुंचता नहीं पहुंचता नहीं है। हाँ मैडम, श्रोताभोग यही के बात है। कारण। श्रोता अवरोध मैम जो रहता है ना, वो पहले दूर करना पड़ता है, तभी जाके कोई भी मेडिसिन इफेक्ट करती है। जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार मैम अपने पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक कृमि के कारण भी एक ये इतना बड़ा मतलब जो इनफर्टिलिटी का हमारा इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। मतलब मेरी एक पेशेंट थी, मतलब उसमें मैम रक्त पित्त का इतिहास था, सब कुछ था, उसमें सारी ट्रीटमेंट हो गई, लेकिन वो जब तक कृमि पूरी तरह से वो नहीं जाता है तो हमको तब तक फाइनली हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कृमि, जैसे मैम ने बस्ती वगैरह बताई, पूरी तरह से जो कृमि की हमारे शास्त्रों में चिकित्सा बताई गई है चारों प्रकार से, जब तक ये पूरी तरह से नहीं होती है तब तक हमको डिजायर रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये कृमि भी अपने आप में बहुत ही बड़ा इश्यू है हर एक व्याधि के लिए मैम। जी हाँ मैम, क्योंकि मैम हम रस लोगों के धातु यहाँ का पूर्ण पोषण ही नहीं होने देता है ना। आपकी जो रस धातु बन रही है, रक्त धातु बन रही है, आप धातु पोषण क्रम में जाइए तो उसके अंदर अगर रस धातु रक्त धातु ही पूरी तरह से पोषित नहीं है तो फिर शरीर में आगे आगे की धातु का पोषण कैसे करेंगी? तो हम कोई भी चिकित्सा दे रहे हैं वो व्यर्थ ही निकलेगी उसमें, जब तक आप कृमि की चिकित्सा नहीं करेंगे। मॉडर्न मेडिसिन में भी मैम देखिए लोग क्या करते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल लंबा लंबा चलाएंगे। हमारे लिए तो ये भी कृमि हुए एक तरीके से। राइट राइट। हाँ, तो हम लोग तो यही चिकित्सा करते हैं। तो हमारे जैसे मैंने ये सूक्ष्म त्रिफला का जो वेजी यूज मतलब हाँ, वो भी काफी करा, बढ़िया है। बहुत अच्छा मैम। उसका लंबे समय तक चलाने से बड़ा अच्छा रोल रहता है। क्रीमियर चिकित्सा क्रीमियर बस्ती के बाद निरू और या फिर योग बस्ती का जो भी हम सोचें, लेकिन साथ में उसको सूक्ष्म त्रिफला का भी बड़ा अच्छा रोल है। मतलब हमको कोई जी जरूरत ही नहीं है कि हम कोई भी एंटीबायोटिक दें, या पेशेंट कह रहा है मैं एंटीबायोटिक लेकर आए तो हम खाएं कि नहीं खाएं, तो जरूरत भी नहीं पड़ती उसकी मैम। एग्जैक्टली। थोड़ा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सभी लोग का। जी सर, थैंक यू। प्रणाम से।